यूट्यूब चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका कि नाम है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, कृषि के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है ये एक कृषि प्रधान देश है। इसके अलावा भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है इसका 2/3 जो पॉपुलेशन का पार्ट है ये कृषि से संबंधित जो भी एक्टिविटीज है उनके अंदर ये संलग्न है। तो इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भारत की इंडिया की जो पॉपुलेशन का 2/3 जो पार्ट है यानी कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन ये क्या है कि जो कृषि से रिलेटेड यानी कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इसके अंदर ये लगी हुई है। किसी ना किसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम है उसके अंदर ये संलग्न है इतनी पॉपुलेशन। उसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के बारे में अगर बात करें कि एग्रीकल्चर जो है ये एक प्राइमरी एक्टिविटीज है। इस चीज के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो एक्टिविटीज है ये 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी और उसके अलावा टर्शियरी एक्टिविटी। तो जो एग्रीकल्चर है ये किस प्रकार की एक्टिविटी है? एग्रीकल्चर जो है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है? तो प्राइमरी जो एक्टिविटी होती है इसके अंदर किसी भी वस्तु का या तो एक्सट्रैक्शन किया जाता है यानी कि उसको निकाला जाता है प्रकृति से या फिर उसका प्रोडक्शन किया जाता है। अभी एग्जांपल देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है इसके अंदर क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो है इंक्लूड रहती है जो कि एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटी करती है वो इंडस्ट्री इसके अंदर शामिल होती है। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन किसका? ऑफ जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा पदार्थ है इसका क्या किया जाता है? कच्चे माल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है नेचर से या फिर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जो एग्रीकल्चर है वो इसके अंदर इंक्लूड है प्राइमरी एक्टिविटी में। इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर से जो भी चीज हम लोगों को मिल रही है, एग्रीकल्चर से मेनली हम लोगों को क्या मिलता है? फूड ग्रेन मिलता है। मान लीजिए कि हम लोग गेहूं की खेती कर रहे हैं, चावल की खेती करते हैं, तो खेती के पश्चात हमें रॉ मटेरियल के रूप में क्या मिलेगा? गेहूं और चावल मिलेंगे। तो यही क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी, इसी फील्ड को ही कहा जाता है। उसके अलावा एक्सट्रैक्शन से क्या मतलब है? जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज, जैसे कि मान लीजिए माइनिंग इंडस्ट्रीज है जो कि क्या करती है? खनन का काम करती है। खनन करके, माइनिंग करके बहुत सारे जो भाई जो हमारे लिए कीमती रिसोर्स है इनको निकाला जाता है अर्थ से। तो ये भी क्या है? ये भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए फिशिंग भी इंक्लूड है इसके अंदर। फिशिंग है, माइनिंग, उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है ये एग्जाम्पल है किसके? जो प्राइमरी एक्टिविटी है इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी कौन सी होती है? सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। प्राइमरी एक्टिविटी के पश्चात जो हम लोगों को रॉ मटेरियल मिला है, मान लीजिए कि गेहूं की खेती की हम लोगों ने, तो ये क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। उसके बाद रॉ मटेरियल के रूप में हम लोगों को क्या मिला? गेहूं मिला। अब सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर क्या किया जाएगा? ये जो रॉ मटेरियल है इसको प्रोसेस किया जाएगा और एक प्रोडक्ट के अंदर, एक यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाएगा। अब इस रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो काम करेगा, तो ये किस तरह की एक्टिविटी होगी? तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होगी। जो भी हमारे उद्योग धंधे हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो खासकर इस सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि गेहूं का जो प्रोडक्शन है नेचर से, ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। गेहूं को प्रोसेस करके उसका ब्रेड बनाना या फिर कोई और मटेरियल बनाना, ये क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा जो तीसरा हमारा क्षेत्र है जिसको कि हम टर्सरी एक्टिविटी कह रहे हैं, तो ये क्या है,
कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को हेल्प करने का काम करती है। जैसे कि अब गेहूं निकला है मान लीजिए प्राइमरी एक्टिविटी से, तो सेकेंडरी एक्टिविटी तक यानी कि उद्योग धंधों तक इसको पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट क्या है, टर्सरी एक्टिविटीज के अंदर शामिल है। कम्युनिकेशन है, इसके अलावा देखिए और क्या हो सकता है कि भाई बैंकिंग क्षेत्र है, जो हमारे बैंकिंग और जो बीमा वाले क्षेत्र हैं, ये क्या करते हैं, उद्योग धंधों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं इन काम के लिए। तो इस तरह से ये 3 एक्टिविटी बनती है इकोनॉमिक्स के अंदर, आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो एग्रीकल्चर है ये किस तरह की एक्टिविटी है, तो एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। उसके अलावा सेकेंडरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है, जो कि क्या करता है, जो हमें माइनिंग से यानी कि नेचर से हम लोगों को जो लोहा मिलेगा, जो कच्चे माल के रूप में मिलता है, उसको प्रोसेस करके इस्पात के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, जो लोहा इस्पात उद्योग है ये करते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटी है। टर्सरी एक्टिविटी क्या है, जो इनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग है, उसके अलावा बीमा क्षेत्र है, एडवर्टाइजिंग जो फील्ड है, इस प्रकार से। तो ये आप चीजों को आप लोगों को समझ आ गया है कि एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है, जो कि एग्रीकल्चर हमें मेन रूप से मतलब मुख्य रूप से क्या प्रोवाइड करती है, देखिए फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है जो कि हमारे लिए आवश्यक है। उसके अलावा जो फूड ग्रेन है इनका इस्तेमाल किया जाता है रॉ मटेरियल टाइप में, जो अलग अलग इंडस्ट्री है इनके द्वारा। जैसे कि गेहूं का एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए कि कृषि से क्या है, टमाटर का उत्पादन किया जाता है, तो टमाटर हम लोगों के लिए वैसे भी इस्तेमाल में हम लोग ले सकते हैं। उसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्टर की जो कंपनियां हैं ये क्या करती है, इसी टमाटो को इसको क्या करती है, इसको प्रोसेस करती है और जो टमाटो केचप होता है उसके रूप में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह से तो जो एग्रीकल्चर है ये क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इससे हमें फूड ग्रेन मिलता है। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि बहुत से रॉ मटेरियल इससे मिलते हैं, जैसे कि चाय है, कॉफी, इस तरह के। ठीक है, जैसे कि गन्ना है, इससे भी क्या है, रॉ मटेरियल है। जो चीनी उद्योग है उसके लिए क्या है, ये एक रॉ मटेरियल है। रबर मिलता है, जो कि रबर उद्योग है, उसके लिए ये रॉ मटेरियल का काम करता है। तो इस तरह से उसके अलावा देखिए जो एग्रीकल्चर है ये कोई नई चीज नहीं है, प्राचीन समय से ही जो एग्रीकल्चर है, कृषि का कार्य चला आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये क्या है, एक ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये। ठीक है, ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। प्राचीन काल से ही ये चली आ रही है और प्राचीन काल से ये वर्तमान तक चली आ रही है। तो इसके स्वरूप के अंदर क्या हुआ है, काफी इसके अंदर चेंज हुए हैं। किस प्रकार के चेंज हुए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक मॉडर्न टाइम तक हम लोग देखेंगे कि जो कृषि का तरीका है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो कल्टीवेशन मेथड है, ठीक है, जो खेती है इसको क्या कहते हैं भाई, कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। जो खेती करने का तरीका है, जो कल्टीवेशन मेथड्स हैं, ये क्या है, अभी चेंज हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि प्राचीन काल में जैसे कृषि होती थी, आज के समय में ऐसी कृषि नहीं होती है। जो एग्रीकल्चर है ये मॉडर्न हो चुकी है, आधुनिक हो चुकी है। कृषि के लिए भी जो आधुनिक टेक्निक्स हैं इनका यूज किया जाने लगा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये ओल्ड एज एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, लेकिन समय के साथ ही इसमें क्या हुआ है, जो कल्टीवेशन मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर, इनके अंदर बहुत से प्रकार का चेंज हुआ है। अब ये चेंज किस तरह से हुआ है, देखिए चेंज का कारण क्या है। आप लोग देखेंगे कि हमारा जो एनवायरमेंट है, ठीक है, जो आसपास की चीजें हैं, कह सकते हैं जो फिजिकल एनवायरमेंट है इसके अंदर चेंज हुआ है। तो इसके हिसाब से जो कल्टीवेशन मेथड है इसके अंदर भी चेंज हुए हैं। तो फिजिकल जो एनवायरमेंट है, फिजिकल एनवायरमेंट, उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, आप लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत तेजी से बदलाव आया है। तो एग्रीकल्चर को जो कल्टीवेशन मेथड है ये भी क्या हुए हैं, इनके अंदर भी चेंजेस आए हैं। उसके अलावा जो सोशियो कल्चरल जो प्रैक्टिस है इसके अंदर भी परिवर्तन आया। ठीक है, हमारे समाज के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर जो परिवर्तन आए हैं, उन्होंने भी क्या किया है कि जो एग्रीकल्चर के मेथड थे
कल्टीवेशन मेथड इनको चेंज करने का काम किया है। तो प्राचीन काल में जो एग्रीकल्चर होती थी तो वो किस तरह की होती थी? इस तरीके की थी कि भाई जीवन निर्वाह कृषि हुआ करती थी, केवल एक परिवार तक सीमित थी। वो परिवार कृषि करता था, किस लिए करता था? कि उससे जो भी फूड ग्रेन्स होगा, जो रॉ मटेरियल होगा, वो उसके लिए आवश्यक है, ठीक है, उसके जीवन को जीने के लिए आवश्यक है। तो इस तरह की कृषि किया करता था। तो क्या कहते थे? उसको जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता था। लेकिन अभी कृषि कैसी हो गई है? एग्रीकल्चर ये कमर्शियल हो गई है। कृषि का जो अभी की जा रही है वो किस लिए? मुनाफा कमाने के लिए की जा रही है, यानी कि जो कमर्शियलाइजेशन है एग्रीकल्चर का ये हो चुका है। तो इन सालों के अंदर प्राचीन काल से हो रही है, तो अब प्राचीन काल से लेकर मॉडर्न एज तक जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर किस तरह के चेंजेस हुए हैं कि एग्रीकल्चर जो है ये सब्सिस्टेंस यानी कि जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। सब्सिस्टेंस क्या होता है? जीवन निर्वाह, यानी कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस हुआ करती थी पहले, तो सब्सिस्टेंस से अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है? ये कमर्शियल के अंदर ये कन्वर्ट हो गई है एग्रीकल्चर। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम टाइप पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर है इसके मेथड, कल्टीवेशन जो मेथड है इसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं, तो इसके आधार पर ही जो एग्रीकल्चर है इसको कई टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब हम लोग एक एक करके टाइप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो एग्रीकल्चर का टाइप है ये कौन सा है? ये है प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कौन सा बताया है पहला टाइप? ये है प्रीमिटिव होता है प्राचीन, ठीक है, यानी कि पुराना। तो प्रीमिटिव यानी कि प्राचीन, सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि ये पुराना मेथड रहेगा। इसमें प्रीमिटिव यानी कि प्राचीन, सब्सिस्टेंस यानी कि जीवन निर्वाह, फार्मिंग यानी कि कृषि। प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि या फिर इसी को ही कहते हैं आदिम जीवन निर्वाह कृषि। तो नाम से ही स्पष्ट है, अभी मैंने आपको बताया कि सब्सिस्टेंस क्या है? अपने जीवन के निर्वाह के लिए, ठीक है, इतना अनाज पैदा किया जाएगा जो कि किसी व्यक्ति के, उसके परिवार के जीवन निर्वाह के लिए उपयुक्त हो। तो इस तरह की खेती की जाती है किसके अंदर? प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। प्रीमिटिव का अर्थ है प्राचीन यानी कि पुराना। अब इसमें क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर हम लोग करेंगे जिस मेथड से, उसके अंदर जो प्रीमिटिव मेथड है इनका ही इस्तेमाल किया जाएगा। जो पुराने टाइप के मेथड है इनका हम लोग यूज करेंगे। तो जो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक भूमि के छोटे से टुकड़े पर एक स्मॉल पेच बोल सकते हैं, ठीक है, स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, एक भूमि के छोटे से टुकड़े पर आप लोग क्या करेंगे? कृषि करेंगे। किस तरह की? सब्सिस्टेंस फार्मिंग करेंगे। और फार्मिंग के लिए, कृषि के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग यूज करेंगे ये भी किस टाइप के होंगे? ये भी प्रीमिटिव टाइप के होंगे, प्राचीन टाइप के होंगे। जैसे कि खेत को जोतने के लिए आप लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? लकड़ी के हल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्राचीन काल में हुआ करता था। उसके अलावा अगर आप लोगों को जमीन को खोदना है तो आप फावड़े का इस्तेमाल करेंगे। अगर जुताई करनी है तो उसके लिए भी आप लोग लकड़ी या इस तरीके के कोई यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड पर क्या करना? सब्सिस्टेंस जीवन निर्वाह कृषि करना। और इसमें किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा? जो प्रीमिटिव टूल्स हैं, ठीक है, जो पुराने टूल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि पुराने टाइप के हल हैं, फावड़ा है, खेत को जोतने के लिए लकड़ी है, इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा जो सोइल है, जो मिट्टी है, इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किसी भी प्रकार के केमिकल का यहां पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो सोइल की फर्टिलिटी है ये क्या होगी? नेचुरल होती है, ठीक है, किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाती है। ये यानी कि जो फार्मिंग का जो मेथड है ये किस पर डिपेंड होता है? जो मॉनसून है, यानी कि पानी के लिए ये किस पर डिपेंड होगा? मॉनसून पर डिपेंड होगा। मानसून जब आएगा उससे जो वर्षा होगी उससे क्या होगा? फसल की जो पानी की कमी है ये पूरी होगी। ये मॉनसून पर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है, जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है इसको बनाए रखा जाता है। उसके अलावा जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है जो एक क्रॉप को नीड होती है वो सब क्या रहेंगी? नेचुरल रहेंगी। उनके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज यहां पर नहीं किया जाएगा। तो इस टाइप की जो फार्मिंग है इसको ही क्या बोलते हैं?
प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आदिम प्रकार के यानी कि प्राचीन टाइप की जो फार्मिंग मेथड है उसका यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा देखिए इसी के अंदर ही एक और टाइप है, इसका ही सब टाइप, या फिर कहें कि जो प्रीमिटिव फार्मिंग है इसी को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी इसको कहा जाता है। यानी कि कर्तन और दहन प्रणाली, कृषि की ये कौन सी प्रणाली है, स्लैश एंड बर्न, यानी कि काटना और उसके बाद जलाना, कर्तन और दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके के अंदर क्या किया जाता है कि एक जो लैंड का जो स्मॉल पीस है, ठीक है, जो स्मॉल पेच है ऑफ लैंड, इसका क्या किया जाएगा, इसके अंदर जो भी पेड़ पौधे खड़े हैं, जंगल झाड़ियां, इनको क्या किया जाएगा, इनको काट कर इस मैदान को साफ किया जाएगा। भूमि के इस टुकड़े को हम लोग साफ करेंगे पेड़ पौधा वगैरह को काट कर। उसके बाद जो कटा हुआ मटेरियल है, जो वनस्पति हैं, इनको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा और सूखने के पश्चात क्या किया जाता है, इसके अंदर आग लगा दी जाती है। आग लगने के बाद वो पेड़ पौधों का जो भी मलबा था वो जलकर राख हो जाएगा। बाद में जो करने वाला है इस कृषि को, जो फैमिली हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है लोगों का, वो क्या करेगा, इस राख को पूरी मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, उनका मानना है कि ये जो राख है इसके अंदर क्या है, ये नेचुरल एक फर्टिलाइजर की तरह काम करेगी। तो राख को पूरी मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद वहां पर क्या किया जाता है, ये प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। कुछ समय तक भूमि के उस हिस्से पर फार्मिंग की जाएगी। जब पैदावार में कमी होने लगती है तो भूमि के उस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद लोग माइग्रेट करते हैं इसी तरह की लैंड के एक दूसरे पीस की तरफ, और वहां पर भी यही प्रोसेस उनका चलेगा। फिर से जंगलों को साफ करेंगे, आग लगाएंगे, राख को मिक्स किया जाएगा, उसके बाद खेती होगी। वहां पर जो पीस को वहां पर वो छोड़ के आए हैं, वहां पर क्या है, पेड़ पौधे हैं, जो वो वनस्पति है, ये दोबारा से उगनी प्रारंभ हो जाएगी और दोबारा से क्या होगा, बाद में घूम फिर कर वही टुकड़ा फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन सा था, इसको स्लैश एंड बर्न प्रोसेस कहा जाता है। अब ये जो प्रोसेस है, जो कर्तन और दहन प्रणाली है, इसको भारत के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जो और कंट्री हैं उनके अंदर भी इस प्रोसेस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस के क्या अलग अलग नाम है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, यहां पर जो स्लैश एंड बर्न जो फार्मिंग है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं झूमिंग कहा जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से हैं, जैसे कि असम है, नागालैंड, मिजोरम, इस तरह के जो राज्य हैं, यहां पर क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को झूमिंग कहा जाता है। मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे कि झूमिंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, झूम कृषि कहा जाता है। उसके अलावा देखिए पमलू कहां पर कहा जाता है, मणिपुर के अंदर जो स्लैश एंड बर्न खेती है, जो झूमिंग कृषि है, इसको किस नाम से जाना जाता है, पमलू के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा दीपा के नाम से कहां पर जाना जाता है, देखिए जो बस्तर वाला रीजन है, ठीक है, बस्तर वाला रीजन है, कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। उसके अलावा जो अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया है, यहां पर भी इसको दीपा ही कहा जाता है, अंडमान एंड निकोबार में। उसके अलावा अगर बात करें कि जो दूसरे कंट्री है, यहां पर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो जो मैक्सिको है, मैक्सिको के अंदर देखिए मैक्सिको जो है, यहां पर इसको क्या कहा जाएगा, देखिए मैक्सिको भी, और उसके अलावा जो सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है, कौन सा, सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है, यहां पर क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं ये यहां से क्वेश्चन कि जो झूमिंग एग्रीकल्चर है, जो झूमिंग फार्मिंग है, इसको मिल्पा कहां पर कहा जाता है, तो जो सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन और उसके अलावा जो मैक्सिको है, यहां पर क्या कहते हैं, मिल्पा इसको कहा जाता है। उसके अलावा देखिए
जो वेनेजुएला वाला क्षेत्र है, यहां पर क्या कहा जाता है? कोनुको कहा जाता है। वेनेजुएला में क्या कहेंगे? कोनुको। उसके अलावा जो ब्राजील है, यहां पर रोका कहा जाता है। उसके अलावा देखिए जो सेंट्रल अफ्रीका वाला पार्ट है, यहां पर मसोल कहा जाता है। उसके अलावा जो इंडोनेशिया वाला एरिया है, यहां पर लदांग कहा जाता है, LADANG लदांग कहा जाता है। उसके अलावा देखिए जो वियतनाम है, वियतनाम कंबोडिया जैसे क्षेत्र है, यहां पर रे कहा जाता है। उसके अलावा देखिए भारत के ही कुछ राज्यों में इसके जो अलग अलग नाम है, जैसे कि हमने यहां पर देखा कि झूमिंग कहां पर कहा जाता है? असम, मेघालय, मिजोरम और जो नागालैंड वाला क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत का, यहां पर क्या कहते हैं इसको? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को यहां पर कहा जाता है झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। उसके अलावा देखिए भारत के ही और हिस्सों में, जैसे कि राजस्थान के हिस्सों में खासकर इसको क्या कहते हैं? बेवार या फिर दहिया कहा जाता है। कहां पर? नहीं, ये राजस्थान में नहीं कहेंगे। बेवार और दहिया कहां पर कहा जाएगा? ये कहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में क्या कहेंगे? बेवार या फिर दहिया भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा देखिए पोडू या फिर पेंडा कहा जाता है इसको। कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर क्या कहा जाता है? पोडू या फिर पेंडा कहां पर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर इसको कहते हैं। उसके अलावा इसको देखिए पमाडाबी या फिर इसको कोमान कहा जाता है या फिर ब्रिंगा भी कहा जाता है। ठीक है, पमाडाबी, कोमान या फिर ब्रिंगा, ये कहां पर कहते हैं? ये कहते हैं उड़ीसा के क्षेत्र में इसको कहा जाता है। उसके अलावा देखिए कुमारी कहा जाता है। कुमारी कहां पर कहेंगे? जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ठीक है, वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है, यहां पर क्या कहते हैं? कुमारी कहा जाता है। उसी के अलावा देखिए जो वलरे या फिर वल्ट्री, इसको कहां कहा जाता है? जो साउथ ईस्ट राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहां पर इसको वलरे के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा कुरुआ कहां पर कहा जाता है? जो झारखंड वाला एरिया है यहां पर। उसके अलावा जो हिमालयन बेल्ट है, ठीक है, जो हिमालय से सटे हुए जो भी स्टेट है, यहां पर क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। जो हिमालयन बेल्ट वाले जो स्टेट है, यहां पर खिल कहा जाएगा। उसके अलावा देखिए बस इतना ही है। झूमिंग कहां पर कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है कहां पर? जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, यहां पर। तो जो स्लैश एंड बर्न जो है, जो कल्टीवेशन है, इसके अलग अलग नाम है भारत में और उसके अलावा विदेशों के अंदर। ये आप लोगों को याद कर लेने हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से तो पहला टाइप हम लोगों ने देखा प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके अंदर क्या होता है? एक परिवार या एक समुदाय के लिए सिर्फ इतनी ही कृषि की जाती है जो कि उसके सब्सिस्टेंस के लिए, यानी कि निर्वाह के लिए पर्याप्त रहे। और इसके अंदर प्रीमिटिव है, यानी कि आदिम टाइप की है। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? जो टूल्स का यूज हो रहा है वो भी किस तरीके के हैं? प्रीमिटिव टाइप के हैं, प्राचीन काल के हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के कोई फर्टिलाइजर या केमिकल का यहां पर यूज नहीं किया जाता है। केवल और केवल जो नेचुरल चीजें हैं उनके ऊपर इस कृषि को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आज भी भारत के कई हिस्सों में इस तरह की कृषि आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब बढ़ेंगे आगे, देखेंगे कि दूसरा टाइप कौन सा है फार्मिंग का। तो दूसरे टाइप की अगर हम लोग बात करें तो ये तो क्या था? प्रीमिटिव था, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये क्या है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सेम है, थोड़ा सा अंतर है, वो आप लोग यहां पर समझेंगे। वहां पर था प्रीमिटिव यानी कि आदिम, पुराने समय का कृषि का मेथड भी वही था। यहां पर है इंटेंसिव क्या है? सघन यानी कि घना। इसके अंदर क्या किया जाएगा? इस टाइप की जो कल्टीवेशन मेथड है ये कहां पर होगा? ऐसी जगह पर होगा, ऐसी लैंड पर होगा जहां पर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है।
पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मान लीजिए देखिए कि भाई कोई खेत है, कोई खेत खलियान है, पहले काफी समय पहले आप लोग देखेंगे उस पर किसी एक व्यक्ति का हक होगा, बाद में उसके बेटे होंगे उसके वारिस, तो क्या है वही भूमि बंट जाएगी दो लोगों में, बाद में वो टुकड़े और बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या होगा आज के समय में वही भूमि का जो टुकड़ा है वो बिल्कुल छोटा बच गया है। ठीक है, भूमि का टुकड़ा छोटा है, पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के एरिया में क्या किया जाता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मेथड जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या है कि सघन जीवन निर्वाह कृषि इस तरीके का यहां पर यूज होगा। इसमें क्या किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि जमीन का छोटा टुकड़ा ही रहेगा, लेकिन हर एक चीज का जो यूज होगा वो किस तरह से होगा, इंटेंसिव लेवल पर होगा, आगे बढ़कर उसका यूज होगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो लेबर है यानी कि जो श्रम यहां पर लगेगा। अब प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस में क्या था कि ज्यादा लेबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जिस परिवार से वो संबंधित है या जिस समुदाय से संबंधित है केवल वही लोग इस खेत में काम करते थे। लेकिन यहां पर क्या है, ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। इसमें जो श्रम है इसके ऊपर ज्यादा दबाव दिया जाता है, अधिक लोगों से यहां पर काम करवाया जाता है। उसके अलावा अंतर के रूप में देखते चलेंगे, डिफरेंस के रूप में, कि यहां पर क्या था कि प्रीमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहां पर क्या है मॉडर्न टेक्निक्स का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, खेत को जोतना है, फसल को निकालना है, ट्रैक्टर का, थ्रेसर का, इस प्रकार की मशीनों का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर जो बायोकेमिकल है इनका भी इस्तेमाल क्या है बड़े लेवल पर किया जाएगा। लेबर का बड़े रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, बायोकेमिकल है इसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा जो सिंचाई है, इरिगेशन है, यहां पर देखेंगे कि मानसून पर डिपेंड था, लेकिन जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है यहां पर पानी के लिए क्या है कि जो इरिगेशन, जो सिंचाई है इसके ऊपर क्या है कि बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जाता है, इरिगेशन का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग देखेंगे कि भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा और उस पर लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, बहुत ज्यादा यहां पर श्रम का काम किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बायोकेमिकल्स का यहां पर जो जैव उर्वरक है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इरिगेशन बहुत ज्यादा पानी का यूज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि यहां पर जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है, और वो पर्पज क्या है कि ये हाई प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, हाई प्रोडक्शन, कि ये इस जमीन के टुकड़े पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन जो है करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपना जो आउटपुट है वो लेना चाहते हैं। तो इनपुट के अंदर आप लोग यहां पर चेंज देख सकते हैं। यहां पर इनपुट कैसे हैं, यहां पर इनपुट जो है प्रीमिटिव टूल्स हैं पुराने टाइप के, और यहां पर क्या है मॉडर्न टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, खूब सारे बायोकेमिकल्स, इरिगेशन, इस प्रकार की चीजों का यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद देखिए कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करें कि जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये हम लोगों को कहां कहां पर देखने को मिलेगी, तो देखिए जैसे कि पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, केरल है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि चावल की पैडी क्रॉप्स यहां पर उगाई जाती है, और किस तरह से जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इस टेक्निक को यूज करके, मेथड को यूज करके ये फार्मिंग टेक्निक यहां पर यूज की जाती है, किस लिए, हाई प्रोडक्शन के लिए। तो ये दूसरा टाइप था एग्रीकल्चर का। बढ़ेंगे आगे, तीसरा टाइप देखेंगे कि तीसरा टाइप कौन सा है। अब तीसरा टाइप कौन सा है, ये है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, अब ये जो दो फार्मिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और उसके अलावा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें क्या है कि जो एग्रीकल्चर यहां पर भाई की जा रही है तो उसका पर्पज क्या है कि प्रोडक्ट तो दोनों से लेना है ही है, यहां पर कम लेवल पर है केवल, यानी कि जो परिवारिक समुदाय लगा हुआ है केवल उसके जीवन निर्वाह के लिए, यहां पर भी ऐसा ही है। लेकिन क्या है कि जो यूज करने वाला है प्रोडक्ट को वो बहुत ज्यादा बड़े नंबर में है, ठीक है, बड़ी संख्या में है, तो वो क्या करना चाहते हैं, यहां से हाई प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग
बन गई है। तीसरा जो एग्जाम्पल है ये क्या है, कमर्शियल फार्मिंग है। यहां पर क्या किया जाएगा कि ऐसे जो एग्रीकल्चर जो ऐसी चीजों का यहां पर एग्रीकल्चर की जाएगी जो कि क्या है, एक रॉ मटेरियल के रूप में, एक अच्छा रॉ मटेरियल जो कि डायरेक्ट किसी इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाए, तो इस तरीके का यहां पर प्रोडक्शन किया जाएगा चीजों का, ऐसी फार्मिंग की जाएगी। तो जो कमर्शियल फार्मिंग है इसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, HYV सीड्स का। HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर कॉमन सीड्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो हाई यील्डिंग वैरायटी है सीड्स की, इसमें क्या है, ये जैविक रूप से सक्षम सीड होते हैं। इसमें भाई देखिए कीड़े वगैरह लगने का खतरा कम होता है। इनसे जो प्रोडक्शन है जो क्रॉप का वो कैसा होता है, बम्पर पैदावार होती है HYV सीड से, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर बायोकेमिकल यानी कि जैव उर्वरक का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग के अंदर अब देखिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो केमिकल अब फर्टिलाइजर आ गए हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा पेस्ट कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड वगैरह का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। क्या बताया मैंने आपको, इंसेक्टिसाइड और जो पेस्टिसाइड है इनका भी इसके अंदर बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इन चीजों का यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहां से भी जो इनका पर्पज है वो क्या है कि हाई प्रोडक्शन लेना है। जो कमर्शियल फार्मिंग है, नाम से स्पष्ट है कि ये कमर्शियल है, तो इसका पर्पज क्या है, हाई प्रोडक्शन, अधिक मुनाफा कमाना, तो ये काम है। तो इसकी वजह से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज हो रहा है। यहां पर केमिकल फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, यानी कि जो क्रॉप है वो किसी भी तरह से खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का यहां पर यूज किया जा रहा है। अब देखिए कोई भी जो क्रॉप है, मान लीजिए कोई फसल आप लोग ले लीजिए, तो हर एक जो स्टेट है भारत के अंदर, अलग अलग राज्य हैं, तो राज्यों के हिसाब से उस क्रॉप का स्टेटस अलग अलग है। किसी स्टेट में तो वो क्रॉप क्या हो सकती है, कमर्शियल क्रॉप हो सकती है, जबकि किसी दूसरे स्टेट के अंदर वही क्रॉप क्या हो सकती है, सब्सिस्टेंस क्रॉप हो सकती है। यानी कि किसी स्टेट में तो वो जो फसल है वो जीवन निर्वाह के तरीके से इस्तेमाल की जाएगी, किसी स्टेट में वो क्या की जाएगी, कमर्शियल फार्मिंग की तरह इस्तेमाल की जाती है। एक सीधा सा एग्जांपल आप लोग देखेंगे कि चावल, जो राइस क्रॉप है, देखिए पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में क्या है कि जो चावल की खेती की जाती है उसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ कि चावल का प्रोडक्शन करना, उसके बाद उसको बेचना। तो इस तरह से चावल और जो चावल की खेती है हरियाणा और पंजाब में किस तरह की अब ये कृषि हो गई, तो ये हो गई है कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत आ गई है। उसके अलावा चावल जो है आप लोग देखेंगे कि जो साउथ वाले एरिया है भारत के अंदर, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तो यहां पर क्या है, जो चावल है वो क्या है, मुख्य खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां के लिए क्या है, वो सब्सिस्टेंस, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल है, जबकि हरियाणा पंजाब में क्या है, वही कमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल है। उसके अलावा देखिए इसी के अंदर ही, कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही एक और एग्जाम्पल आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन मेथड है, यानी कि हिंदी में आप लोग बोलते हैं रोपण विधि। रोपण विधि क्या है, प्लांटेशन के अंदर क्या किया जाता है, एक लार्ज लैंड पर, एक बड़े भूभाग पर केवल एक ही प्रकार की किस्म को क्या किया जाता है, उगाया जाता है और उसका प्रोडक्शन किया जाता है। एक ही प्रकार के कैसे, जैसे कि आप एक बड़े भूभाग पर देखेंगे कि एक सिंगल क्रॉप ही लगेगी। जैसे एग्जांपल आप लोग लेंगे सिंगल क्रॉप, यानी कि एक क्या होगा, लार्ज एरिया होगा। यहां पर लार्ज एरिया किसके अंदर, प्लांटेशन मेथड के अंदर लार्ज एरिया, और उसके अलावा सिंगल क्रॉप होगी। यहां पर किस तरीके की क्रॉप हो सकती है, आप लोग देखेंगे कि रबर की खेती है, चाय के बागान है, कॉफी के बागान है, उसके अलावा केलों के बाग हैं। ठीक है, इस तरह से एक ही प्रकार के फसल को एक बड़े भूभाग पर उगाया जाता है। उद्देश्य क्या है, केवल और केवल यहां पर कमर्शियल फार्मिंग का ही है, अधिक से अधिक लाभ कमाना ही है। जो प्लांटेशन मेथड है ये एग्रीकल्चर का, ये डेवलप कब हुआ था, ये जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए थे, तो उस समय के अंदर इसका इस्तेमाल यानी कि प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या था, ये मेथड आया इसलिए था कि एक बड़े से भूभाग पर जो ब्रिटिशर्स को जो क्रॉप की जरूरत रहती थी
उसको उगाया जाता था इस मेथड से, प्लांटेशन मेथड से, और उसके बाद उनका उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए कि कमर्शियल फार्मिंग के अंदर भी, प्लांटेशन के अंदर क्या है, या फिर आप ले लीजिए कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि चाय के बागान, कॉफी, रबर की खेती है, तंबाकू वगैरह उगाया जाता है कहीं पर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेचने के उद्देश्य से, ठीक है। तो इस तरह की जो खेती है, केले के बागान, ये सब क्या है, कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत ही आते हैं, और उसमें भी स्पेशली कहां पर, प्लांटेशन मेथड के अंदर आते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी।